चलो जी, गुड इवनिंग। करें क्लास शुरू करें? चलिए, हाँ जी, कुछ कह रहे हो? अभी करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं, डोंट वरी। चलिए एक बार क्विकली रिकैप करते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में एडजस्टमेंट्स कवर करी थी। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एडजस्टमेंट्स पढ़ना शुरू किया था लास्ट लेक्चर में। यहाँ तक हमने कवर किया था। वी कवर्ड क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम्स, प्री रिसीव्ड इनकम्स एंड डेप्री। आई होप ये सारा याद है आपको। याद है? ठीक है। आज हम ये 4 से शुरू करेंगे। विल स्टार्ट विद दिस 4। ये 3 एडजस्टमेंट मैंने इकट्ठी समझानी है, करेक्ट? क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। एक अकेला अकेला समझाना इनको मुश्किल है। सो बैड डेट रिकवर्ड को मैं दोबारा अलग से समझाऊंगी, बट ये 3 तो एक साथ ही पढ़नी पड़ेंगी। लेट्स सी हाउ। ये मैंने मैक्सिमम चीजें लिख दी बच्चे जो एक क्वेश्चन में हो सकती है इन 3 एडजस्टमेंट से रिलेटेड। सिंपल है। एक बार देखो क्या क्या एडजस्टमेंट है। पहली है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? वो पैसा जो आपका डूब जाता है, डेटर मना कर देते हैं कि नहीं देंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होते हैं? ये हम प्रॉफिट में से एक पार्ट किनारे रखते हैं ये सोच के कि जब मेरे बैड डेट्स होंगे तब ये काम आएगा, करेक्ट? नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये अमाउंट हम साइड रखते हैं ये सोच के कि अगर हमें अपने डेटर्स को डिस्काउंट देना पड़ा तो हम इसका यूज करेंगे। हम कभी घर पे पैसे इकट्ठे करते हैं ना किसी पर्पस से। जैसे मान लो अगर आपको कोई दिवाली पे गिफ्ट लेना है, आप क्या करते हो? थोड़ी थोड़ी सेविंग करते हो कि मैं दिवाली पे इस चीज को लूंगी, है ना? हो सकता है मान लो अपने फ्रेंड को गिफ्ट देना है, फ्रेंड या फ्रेंडी जो भी है, ठीक है? सो उसको गिफ्ट देना है। आप हर महीने की पॉकेट मनी से थोड़े थोड़े पैसे बचा रहे होते हो कि यार बंदी का बर्थडे आ रहा है, गिफ्ट देना। सो ये क्या करते हो? आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसे बचाते हो जिसे आप क्या कहते हो? प्रोविजन। एक रिजर्व एंड प्रोविजन चैप्टर है, 2 क्लास का चैप्टर है, वो हमारा बचा हुआ है। बट मैं आपको बताती हूँ कि रिजर्व और प्रोविजन में अंतर क्या होता है। ये 2 वर्ड्स हैं, एक है रिजर्व और दूसरा है प्रोविजन। किसी को पता है इन 2 का डिफरेंस क्या है? आप बताना चाहोगे? बताओ। हम्म हम्म ठीक है। सो रिजर्व्स हम बनाते हैं ये सोच के कि शायद जरूरत पड़ेगी। ऐसी मान लो, एक एग्जांपल लो, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो मेरी फैक्ट्री है, ठीक है? मैं वहां पे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बनाती हूँ जिसे मैं प्यार से WCR कहती हूँ। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बनाया जाता है ये सोच के कि मान लो मेरे किसी एम्प्लॉय के साथ मिस हैपनिंग हो गई, ठीक है? फैक्ट्री है, मशीन्स है, कुछ भी हादसा हो सकता है। तो अगर मेरे एम्प्लॉय के साथ कोई हादसा हुआ तो उसे कंपेंसेशन देना पड़ सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? वर्ड मेरा क्या था? देना पड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि हादसा हो। क्या हम ये सोचते हैं हादसा हो गई? स्टिल हम एक मतलब पैसा रखते हैं कि अगर देना पड़ गया एकदम से बड़ा कोई अमाउंट देना पड़ गया तो मेरे करंट ईयर का प्रॉफिट इंपैक्ट ना हो। समझ में आ रहा है? तो हम थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा करते हैं। यानी रिजर्व उन लायबिलिटीज के लिए बनाया जाता है जो आ भी सकती हैं, जो नहीं भी आ सकती। सेफर साइड पे हम ये बना के चलते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो काम आएगा। प्रोविजन होता है उन लायबिलिटीज के लिए जो पक्का है कि आएगी ही। जिस लायबिलिटी का आना श्योर शॉर्ट है उसके लिए आप प्रोविजन बनाते हो। बट लायबिलिटी में और इसमें अंतर क्या है? फिर सवाल उठता है कि मैम फिर तो आप लायबिलिटी बोल दो ना, क्यों आप प्रोविजन बोल रहे हो? ठीक है, सवाल उठता है कि मैम जब आपको पता है कि ये लायबिलिटी आने वाली है देन कॉल इट लायबिलिटी, व्हाई यू आर कॉलिंग इट प्रोविजन? यस, लायबिलिटी वर्ड जो होता है उसकी अमाउंट फिक्स्ड होती है और प्रोविजन की अमाउंट फिक्स नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, मान लो ये सौम्या है, इसको इसके पेरेंट्स को पता है कि मेरे बच्चे ने 12th के बाद बाहर पढ़ने जाना, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इसको फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना है। अब एग्जैक्ट अमाउंट तो आज इनको नहीं पता ना। डू दे नो द एग्जैक्ट अमाउंट के सौम्या इस दिन जाएगी इतने रुपए इतने पैसे लगेंगे, ऐसा होता है? नहीं। बट हाँ एक अंदाजा होता है कि यार 20-25 लाख रुपए चाहिएंगे बच्चे को बाहर भेजना है। सिंपल है। तो वो क्या करते हैं? धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करते हैं उस लायबिलिटी के लिए जिसका पता है कि ये लायबिलिटी श्योर शॉर्ट आएगी बट हमें उसकी अमाउंट नहीं पता। लायबिलिटी आएगी दैट इज श्योर बट हमें नहीं पता कि वो अमाउंट कितनी होगी।
हम इसलिए पैसा इकट्ठा करते हैं। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आया ये प्रोविजन वर्ड का क्या मतलब है। हमें पता है कि यार पास्ट एक्सपीरियंस से पता होता है कि 100 लोगों को माल बेचोगे ना एक ऐसा नमूना निकलेगा ही जो पैसा नहीं देगा। 100 छोड़ो, मेरे पास अगर 20 बच्चे होते हैं ना, 20 बच्चों को पढ़ाया होता है, तो एट द ईयर एंड मुझे पता होता है एक आध नमूना बिना पैसे दिए ही जाएगा। ठीक है। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम क्यों बनाते हैं कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से हमें पता होता है कि मेरा पैसा डूबने वाला है, जिसके लिए हम पहले से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने लगते हैं, ताकि जब वो पैसा डूबे तो एकदम से मेरे करंट ईयर का पीएनएल इंपैक्ट ना हो। से यस, मान लो अगर आपने कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया और आपको बैड डेट्स हो गए, पूरे पीएनएल में डेबिट करने पड़ेंगे उसी साल, चाहे वो कितना भी बड़ा अमाउंट है। से यस। और वैसे ही डिस्काउंट का होता है, मुझे मतलब मेरी तो छोटा सा सेंटर है, मुझे भी पता होता है कि बच्चे मेरे को आके बोलते ही है कि मैम इतनी फीस ले लो, डिस्काउंट दे दो, हमारी कैपेसिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जो भी। तो आपको ये भी पता होता है कि आपको अपने डेटर्स को डिस्काउंट देना ही पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसा निकलता ही है जो डिस्काउंट मांगता है, करेक्ट। सो उसके लिए भी हम प्रोविजन बना के रखते हैं। समझ में आया? ये दो प्रोविजन क्या है? पहला प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डूबने वाले पैसों के लिए पहले से तैयारी करना, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट जो देना पड़ेगा उसके लिए पहले से तैयारी करना। समझ में आ रहा है तनेजा जी? जग रहे हो? आज तेरा यस मैम इतना ढीला कैसे है? एनीवेज, तो आपको ये समझ आ गया, बैड डेट्स वो होते हैं जो एक्चुअल में डूब जाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वो होते हैं जो हम किनारे पैसा रखते हैं इस उम्मीद में कि जब पैसा डूबेगा तो काम आएगा, और ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या है? अगर डिस्काउंट देना पड़ा तो काम आएगा। सिंपल है। गोयल जी इधर ही हो? ओके, सो नाउ हाउ टू प्रोसीड। ये मैक्सिमम थिंग्स है जो आपके क्वेश्चन में हो सकती है, करेक्ट। देखिए ट्रायल बैलेंस में आपको क्या क्या दे रखा है? डेटर्स की अमाउंट गिवन है, बैड डेट्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, डिस्काउंट अलाउड, और ये एडजस्टमेंट में एडिशनल बैड डेट्स है, यानी इसके अलावा और जो बैड डेट्स हुए वो, और हमें कितना मेंटेन करना है प्रोविजन। चलिए कैसे प्रोसीड करना है। ये मेरा पीएनएल अकाउंट है बच्चों, इसमें आपको दो फॉर्मेट याद करने हैं, ठीक है जी। कैसे होंगे मैं बताती हूँ। ये मेरा पीएनएल, मैं यहाँ पे बैलेंस शीट बनाती हूँ, दोनों को एक साथ समझना पड़ेगा। चलिए बताइए, डेटर्स दिए हुए हैं, कहाँ लिखिएगा? पीएनएल या बैलेंस शीट? बैलेंस शीट। सो हम यहाँ बैलेंस शीट में लिख देते हैं डेटर्स। इसे इनर कॉलम रखेंगे। इनर कॉलम क्यों रखेंगे? क्योंकि एडजस्टमेंट है। So I'll write 90,000 के डेटर्स। बच्चों अब बिफोर आई गो टू दैट, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मेट। हम यहाँ पे एक फॉर्मेट बना रहे हैं, बैड डेट्स ओल्ड प्लस। इस फॉर्मेट के बाद आपका ये सोल्यूशन कभी गलत नहीं होगा, अदरवाइज आप घूम जाओगे इसमें। बैड डेट रिजर्व न्यू माइनस बैड डेट रिजर्व ओल्ड, इसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी कह सकते। फिर आउटर कॉलम आएगा, और एक फॉर्मेट और याद रखना, टू डिस्काउंट अलाउड। सी आई विल एक्सप्लेन ये फॉर्मेट कहाँ से आया, अपनी मन गढ़ंत फॉर्मेट नहीं बना रहे हम। डिस्काउंट रिजर्व, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट न्यू, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ओल्ड। नाउ व्हाट इज दिस न्यू एंड व्हाट इज दिस ओल्ड? न्यू स्टैंड्स फॉर एडजस्टमेंट एंड ओल्ड स्टैंड्स फॉर ट्रायल बैलेंस में जो गिवन है। ओल्ड मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो बुक्स में एंटर हो रखा है, और एडजस्टमेंट का न्यू जो अभी तक एंटर नहीं हुआ। समझ में आ रहा है इधर? ओके, सो ओल्ड O stands for given in trial balance and N stands for given in adjustment। इतनी बात समझ में आ रही है? O stands for given in trial balance and N stands for adjustment। ऑन एंड नो याद रहेगा, बैडेड 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 रिजर्व माइनस बैडेड रिजर्व ओल्ड। ठीक है, कैसे? बैडेड्स ओल्ड यानी टीबी में जो दिया, बैडेड के बाद बैडेड न्यू जो कि एडजस्टमेंट में दिया है, देन बीडीआर न्यू माइनस बीडीआर ओल्ड। इस फॉर्मेट को लिख के ना वैल्यूज डाल देना, आंसर कभी गलत नहीं, याद रहेगा। अब ये फॉर्मेट कैसे आया, क्यों आया, मैं वो भी आपको समझाऊंगी, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। आपको ये तो पता है कि जो ट्रायल बैलेंस में दिया है वो एक बार लिखना है, और जो एडजस्टमेंट में दिया है वो 2 बार।
चलिए मैंने डेटर्स एक बार लिखने थे, लिख दिए। अब है बैड डेट्स 5000। कहना इसे मेरे इस फॉर्मेट में यहाँ पे आएगा। बैड डेट ओल्ड है, हाँ बोलो ना, ठीक है, बैड डेट ओल्ड। अगला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो कि ट्रायल बैलेंस में है, यानी पुराना वाला बैड डेट रिजर्व, ये 8000 रुपये माइनस। देन डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मेरा ये 9000। डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर नया बाद में लिखेंगे, पुराना 400 रुपये, यानी ये वाला ओल्ड 400 रुपये। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है फॉर्मेट में? अब एडजस्टमेंट पे आओ। एडिशनल बैड डेट्स अमाउंटेड टू 5000। बच्चों इसका क्या मतलब है कि जो बैड डेट्स ऑलरेडी ड्यूरिंग द ईयर हुए थे उसके अलावा और कितने हो गए? 5000, जो कि बुक्स में एंटर्ड अभी नहीं है। तो जब भी बैड डेट होते हैं एंट्री क्या होती है? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, से यस। तो डेटर मेरे कम हो जाएंगे, बैड डेट्स न्यू, और ये जो लॉस हुआ पीएनएल में डेबिट होगा, से यस, बैड डेट्स न्यू 5000। आगे बोला है मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5%, यानी आपके जितने भी डेटर्स बाकी हैं उस पे आप 5% का प्रोविजन बनाइए डाउटफुल डेट्स के लिए। 85,000 का 5% कितना? 8500 का आधा कर लो, 4 to 50 है ना, ठीक है। 4200 माइनस करके क्या आ रहा है बच्चों? 85,000, तो 85,000 में से हम माइनस कर देंगे 4250, 80750 से यस। इसकी दूसरी इम्पैक्ट हमने कर दिया, अब इसकी बताओ। ये रहा बैड डेट रिजर्व न्यू 4250 से यस, है ना, फॉर्मेट में वही जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स न्यू उधर चला गया। मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैंने ये 5% 90,000 का क्यों नहीं लिया? मैंने ये 5% 85 का क्यों नहीं लिया? किसी ने मेरे से नहीं पूछा मैम डेटर का 5% बोला है, आपने 90,000 का क्यों नहीं लिया? जो पैसा डूब गया है उसका क्या प्रोविजन बनाओगे? ये 5,000 तो क्लियरली बोल रहे हैं ना कि डूब गया, तो डूब गया तो उसका क्या प्रोविजन बनाना है? आपको बोला है कि जितने डेटर हैं आपके पास उसका 5% आप मान के चलिए कि डूबेगा, तो उसका 5% कितना हो रहा है? 4250। अब आपको बोला है 2% प्रोविजन बनाइए डिस्काउंट के लिए। 80750 का 2% डिस्काउंट का प्रोविजन बनाओ। 80750 का 2%, दिस इज 1615। अब ये माइनस करके बाहर कर दो आप, कितना आ रहा है? 80750 माइनस दिस इज 79135। इसकी दूसरी इम्पैक्ट 1615। अब मेरा अगला क्वेश्चन, क्यों हमने इस फिगर का 2% लिया? व्हाई नॉट 90, व्हाई नॉट 85 एंड व्हाई दिस? यस, देखो एक तरफ से आप कह रहे हो कि ये पैसा शायद डूबने वाला है, तभी तो प्रोविजन बनाया ना। तो जब शायद डूबने वाला है तो उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा क्या? जो पैसा डूब ही जाएगा, आप ये अज्यूम करके तो बना रहे हो कि मेरा 5% पैसा डूबने वाला है, दैट्स व्हाई यू आर क्रिएटिंग दिस। तो उसको माइनस करके जो बचा उस पे डिस्काउंट का बनाओ कि भाई इनको डिस्काउंट देना पड़ सकता है जो बच गए। सिंपल है, सॉर्टेड है, समझ में आया? क्या दोबारा समझाऊं? बोल, दोबारा बताती हूँ, कोई बात नहीं, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये पेपर में ना हो, ठीक है? दोबारा देखो, मैं इनको अलग अलग समझा ही नहीं पाती, क्यों? क्योंकि ये सारे रिलेटेड है। देखो आप एक फिगर निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, अलग अलग कैसे? उतना ही समझ आया, उसका रीजन भी मैम बताएंगे, पर जो किया उतना समझ में आया। कोई दिक्कत? दोबारा समझाते, कोई नहीं, मेरे अंदर बहुत पेशेंस। डेटर्स आपके ट्रायल बैलेंस में दिए, एक ही बार लिखने हैं, बैलेंस शीट में आ गए। हाँ बोल, बैड डेट्स तेरे ट्रायल बैलेंस में है, कहने का मतलब तेरी बुक्स में ऑलरेडी एंटर्ड है, तूने बुक्स में एंट्री कर रखी है बैड डेट टू डेटर, से यस। डेटर माइनस हो चुके हैं, बैड डेट्स की एंट्री है। अब वो बैड डेट्स तेरे कहाँ डेबिट होने चाहिए? जो पहले बैड डेट्स हो गए तेरे पीएनएल में लॉस डेबिट होना चाहिए, ये डेबिट हो गया, से यस।
हाँ बोलना। करेक्ट। बैड डेट टू डेटर इस 5,000 की एंट्री बुक्स में हो चुकी है, यानी इसके बिना डेटर हमारे 95 थे। समझ गए ना? हाँ। अब बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो ऑलरेडी आपने बुक्स में प्रोविजन बना रखा है, प्रॉफिट्स में से साइड में पैसा कर रखा है कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं ये काम लूंगी। अच्छा एक बात बता, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको छोड़ दे। मान ले तुम स्कूटी खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो, है ना? आपने 5-6 साल धीरे धीरे करके आपने 30,000 रुपए इकट्ठे कर लिए स्कूटी खरीदने के लिए, है ना? प्रोविजन हो गया स्कूटी खरीदने का। कितना है आपके पास? इनके पास कितना है होने वाले बैड डेट का प्रोविजन? 8। आपके पास स्कूटी के लिए 30,000 का प्रोविजन। अब आप बताओ कि आप जब स्कूटी खरीदने गए, वो स्कूटी पड़ रही है आपको 38,000 की, है ना? तो आप ये बताओ कि पूरा मम्मा से 38 मांगोगे या सिर्फ 8,000 रुपए मांगोगे कि मम्मा 8 दे दो, 30 तो मेरे पास है? यही करोगे? वही यहाँ पे हो रहा है। कैसे हो रहा है? मेरा पहले का बैड डेट था 5,000, हाँ बोल। मैंने और जो मेरे बैड डेट हो गए 10। मैंने जो करंट ईयर में प्रोविजन बनाना है, कितना मेंटेन करना है? 4250। यानी कुल मिला के मेरे प्रॉफिट से कितना माइनस होता? अगर मेरे पास प्रोविजन ना होता तो मेरे प्रॉफिट में कितना इम्पैक्ट आता? 10,000 नहीं, 14,250। अगर इसके पास स्कूटी का कोई प्रोविजन ना होता तो इसको पूरे 38 मांगने पड़ते ना। अगर हमारे पास पुराना कोई प्रोविजन ना होता तो पीएनएल में कितना डेबिट करना पड़ता? क्योंकि तेरा लॉस हुआ वो भी तेरे को पीएनएल में डेबिट करना पड़ता। तेरे को जो करंट ईयर का प्रोविजन बनाना है वो भी यही डेबिट होता। से यस, इतना डेबिट करना पड़ता या नहीं पीएनएल में? बट क्योंकि तेरे पास ये बनाया हुआ प्रोविजन था, उतना माइनस हो गया, तो डिफरेंशियल अमाउंट ही पीएनएल में जाएगी। वो करंट ईयर का प्रोविजन है, वो ये बोला है कि हमारे बुक्स में इतना प्रोविजन बना हुआ होना चाहिए डेटर्स के लिए। समझ में आ रहा है? कितना मेंटेन होना चाहिए? 5%। जितने मेरे डेटर है उसका 5% प्रोविजन मेंटेन होना चाहिए। अच्छा मान ले तेरे पास ये पुराने रिजर्व्स ना होते, ये वाले, तो पूरा 4250 तेरे को करंट ईयर के प्रॉफिट से लाना पड़ता, और तो कोई सोल्यूशन था नहीं। से यस। और ये दोनों भी पीएनएल में ही डेबिट होने थे, तो कुल मिला के कितना डेबिट करना पड़ता पीएनएल में? लेकिन आपके पास ऑलरेडी उस काम के लिए इकट्ठा किया हुआ कितना पैसा है? तो इकट्ठा कर रखा है ना, इसी काम के लिए तो पैसा इकट्ठा कर रखा है तूने। ये 8,000 क्यों इकट्ठे कर रखे हैं पहले? कि शायद बैड डेट हुआ तो काम आएगा, तो अब उसको यूज करो ना। ऐसा थोड़ी है जिस काम के लिए पैसे, ये वैसा सा हो गया कि आपने स्कूटी के लिए पैसे भी इकट्ठे कर रखे हैं और फिर आप मम्मी को जाके बोल रहे हो लाओ पूरे 38,000 दो। पूरा क्यों पीएनएल में डेबिट करेंगे हम? जब मैंने किसी काम के लिए 8,000 रुपए ऑलरेडी साइड रखे हुए हैं तो पहले मैं उसे इस्तेमाल करूंगी, जो कम पड़ेगा वो पीएनएल में यहाँ डेबिट होगा। अब मेरी बात समझ में आई? दोबारा शुरू से एक्सप्लेन करें? दोबारा शुरू से पढ़ाते, कोई बात नहीं। I know this is bit technical. I'll take time. I'll take this whole lecture if you want. डेटर्स मेरे 90 थे, मैंने बैलेंस शीट में लिख दिए। मेरा ये जो बैड डेट पहले से हो रखा है पीएनएल में ही डेबिट होना चाहिए। हाँ बोलो, मैंने डेबिट कर दिया पीएनएल में। इसमें क्या अलग कर दूं? अच्छा दोनों बैड डेट 5,000 है इसलिए आपको कंफ्यूज। ले यार चेंज कर ले, क्यों लोड? ले पुराने बैड डेट को 6,000 का, बस खुश रहते। बैड डेट ओल्ड 6,000। अब हैप्पी है? ओ भाई बैड डेट्स तेरे पुराने 6,000 थे, यहाँ पे डेबिट होने चाहिए या नहीं? इस फॉर्मेट को छोड़ दे, पीएनएल में डेबिट होने चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8,000 रुपए मैंने यहाँ से क्यों माइनस किया इस फॉर्मेट से? कि मेरा जितना भी बैड डेट्स या प्रोविजन से रिलेटेड खर्चा होगा करंट ईयर में, हाँ नहीं ये तो बच्चे मैंने साइड कर रखे हैं, ये पैसा मेरे पास ऑलरेडी है क्योंकि ट्रायल बैलेंस में है ना। हाँ ये पिछले साल तक मैंने 8,000 रुपए इकट्ठे कर लिए थे, तो अब मेरा जो करंट ईयर का लॉस होगा, जितना भी मैंने पीएनएल में डेबिट करना होगा, पहले मैं इसका यूज करूंगी, जो कम पड़ेगा पीएनएल में डेबिट करूंगी। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है? तो इसलिए मैंने यहाँ से माइनस कर दिया कि मेरा जो भी टोटल लॉस होगा उसमें से पहले मैं इसे यूज कर लूंगी, बचा हुआ पीएनएल में डेबिट करूंगी।
तो ये 0 हो जाता। ऐसा भी केस हो सकता है कि ये नेगेटिव फिगर आ रहा है, मतलब आपके पास इतना ज्यादा प्रोविजन पहले से बना हुआ है कि इन तीनों का टोटल 8,000 से कम हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, उस मुद्दे पे आएंगे, अभी उसको छोड़ दो, इसको कवर करते हैं, है ना। सो अग्री करते हो कि मैंने यहाँ से इसे माइनस करना पड़ेगा पीएनएल से, क्योंकि मेरा जो टोटल लॉस होने वाला है उसको मैं पहले इसको यूज करूंगी, देन आई विल डेबिट द अमाउंट टू पीएनएल। सो माइनस डिस्काउंट अलाउड, ये तो नॉर्मल सा लॉस है, पीएनएल में डेबिट होना था, हो गया, से यस। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, इसमें भी वही स्थिति है, जब मैंने किसी डिस्काउंट देने के लिए पहले से पैसा इकट्ठा कर रखा है तो पहले मैं उसे यूज करूंगी, बाद में पीएनएल में डेबिट करूंगी जो कम पड़ेगा, तो मैंने यहाँ माइनस कर दिया। अब आ जाओ इस पे, ये सारी चीजें एक बार लिखनी थी, एक बार लिख दी। मूविंग टू एडजस्टमेंट्स 2 बार लिखनी है। एडिशनल बैड डेट्स अमाउंटेड टू 5,000, तो डेटर में से भी माइनस होगा और पीएनएल में भी डेबिट होगा। हाँ बोलो, और बैड डेट्स हो गए तो डेटर भी कम होंगे। दोबारा सुनो मिस गिरधर, और बैड डेट्स हो गए तो डेटर तो इफेक्ट होंगे ही, और वो लॉस कहाँ जाएगा, पीएनएल में। वही मैंने किया, फॉर्मेट को छोड़ दे, वो मैंने इजी वे आउट के लिए बनाया हुआ है। देन आपको बोला है कि हमारे जितने डेटर है उस पर 5% का प्रोविजन बना होना चाहिए हमारे पास। मान ले तेरे पास पिछले पैसे नहीं होते, अगर तूने 8,000 रुपए इकट्ठे नहीं कर रखे होते तो ये प्रोविजन कहाँ से लाती है बता, पीएनएल से, करंट ईयर के प्रॉफिट से ही बनाती ना, सही है। 4250 तुम्हें पीएनएल में ही डेबिट करना पड़ता, वही मैंने किया है 4250। इसका 85 का 90 क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो पैसा डूब ही गया उस पे क्या प्रोविजन बनाना, सही बोल रही हूँ ठाकरान जी। तो इसका 5% लिया है। अब बोला है कि 2% डिस्काउंट का प्रोविजन बनाओ, कि शायद तुम्हें डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो अब हम इस फिगर का 2% ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि इतने रुपए तो हम मान के चल रहे हैं ना कि डूबेंगे, अभी तो प्रोविजन बना रहे हैं, तो जब डूबेंगे तो उनको डिस्काउंट थोड़ी देना पड़ेगा। क्लियर है, गोयल जी सही बोल रही है मैम, तनेजा जी हाँ बेटा, दिस इज प्योरली एन एस्टिमेशन। प्रोविजन वर्ड का मतलब मैंने बताया कि जिसका कोई फिक्स्ड अमाउंट आपको नहीं पता। अब इसका 2% बन गया, वो यहाँ प्लस हो गया, क्योंकि उस प्रोविजन को बनाने भी तुम्हें पीएनएल में ही आना पड़ेगा प्रॉफिट से, यस। अब ये जो फिगर्स माइनस वाली है वो हम इसलिए माइनस कर रहे हैं कि भाई इतने पैसे तो मेरे पास ऑलरेडी है ना, पहले उसका यूज करूँ मैं, बाद में पीएनएल में डेबिट करूंगी। अब बताओ इसका आउटर कॉलम कितना आ रहा है, 6, 5, 11 और 15,250 माइनस 8,000, 15,250 माइनस 7,250 आएगा, है ना। और इसका 9,000 16 ये कितना हो जाएगा, 10615 10215, है ना। चलिए इतना नोट करें बच्चों, इतना नोट करें, फिर हम बैड डेट, हाँ पूछो पूछो कोई बात नहीं। करंट ईयर में तो फिर हम इसको लिखते ही नहीं, फिर हमें पूरा पीएनएल में इम्पैक्ट देना पड़ता, यानी पूरा हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट से निकलता 10,615 रुपए। अगर तेरे पास ये रिजर्व नहीं होता तो तेरा पूरा पीएनएल डेबिट होता, जो डिस्काउंट दिया तूने वो भी, और जो तूने और प्रोविजन बनाना है वो भी, क्योंकि तेरे पास पहले से डिस्काउंट था, तूने पहले उसे यूज किया, फिर तूने बचा हुआ अमाउंट पीएनएल में डेबिट किया। समझ में आ रहा है, क्या कंफ्यूजन है बताओ। चलो तुम नोट करो, मैं बताती हूँ, नोट करो फटाफट। बच्चों ध्यान से सुनो, इतनी बात क्लियर हो रही है। अब ठाकरान जी, अब कई बार क्या होता है कि ये माइनस करने के बाद ना आपका फिगर नेगेटिव हो जाता है, ऐसा हो सकता है। जैसे मान लो इन तीनों का टोटल किया और इसे माइनस किया तो ये आउटर कॉलम नेगेटिव आ रहा है, आपने आउटर कॉलम नेगेटिव नहीं लिखना। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 7250। मतलब हमारे पास ऑलरेडी जो प्रोविजन था वो बहुत ज्यादा था, तो हम उसे रिवर्सल कर देंगे। समझ में आ रहा है। अगर ये क्या हुआ, ब्लर क्यों हो गया, नहीं ठीक हो जाएगा, लेट इट सेटल, कुछ इशू हुआ लगता है। सो मेरा कहने का मतलब है कि माइनस करके अगर आपका आउटर कॉलम नेगेटिव आ रहा है तो आप उस नेगेटिव को क्रेडिट में लिखेंगे, वहां पे बाहर नेगेटिव मत लिखिएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, शक, शंका।
हाँ जी, अगर आपने ये 3 प्लस किया और ये माइनस किया और नेगेटिव आ रहा है, सो उस नेगेटिव को लिख दीजिए बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कहने का ये मतलब है कि हमें टोटल पीएनएल में कितना डेबिट करना था, 15250, और हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रोविजन था, तो हम उसे रिवर्स कर देंगे। यानी हमारे पुराने प्रोविजन इतने ज्यादा थे जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, विल रिवर्स। हाँ, रिवर्स, करेक्ट। इतनी बात श्योर? नहीं नहीं, उसमें आपका तो बैलेंस शीट में तो यही इफेक्ट रहेगा ना, द ओनली थिंग इज वो रिवर्स हो जाएगा। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, अगला एडजस्टमेंट है बैड डेट्स रिकवर्ड। हाँ, बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड का वो बताना, जर्नल एंट्री बताना, कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। तो देखिए अगर आपको एडजस्टमेंट में यहाँ पे बोला होता, फॉर एग्जाम्पल एक एडजस्टमेंट और दी है कि बैड डेट्स रिकवर्ड अमाउंटेड टू 5000, कहने का मतलब अभी ये बुक्स में एंटर्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। इसकी जर्नल एंट्री बनती है कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। तो अब आप मुझे सोच के बताओ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कैसे ट्रीट करोगे। परफेक्ट। और दूसरा बिल्कुल सही बताया, आपका कैश डेबिट हो रहा है, यानी एसेट साइड में कैश प्लस करेंगे हम, कैश बैलेंस जो भी गिवन होगा उसमें प्लस कर दीजिएगा, और बैड डेट रिकवर्ड पीएनएल में क्रेडिट हो जाएंगे। से यस। अब बच्चों कई बार ना बैड डेट रिकवर्ड ट्रायल बैलेंस में भी दिया होता है, ट्रायल बैलेंस में दिया है मतलब ये जर्नल एंट्री बुक्स में पास हो चुकी है, कैश प्लस हो चुका है और बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट हो चुके हैं, तो आप सिर्फ बैड डेट रिकवर्ड को पीएनएल के क्रेडिट में लिख दीजिएगा। अगर आपके ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो फिर उसे कहाँ लिख दीजिएगा, पीएनएल के। तो बैड डेट रिकवर्ड की ट्रीटमेंट लिख लो, कैश प्लस ऑन एसेट साइड। बच्चों क्लास के बाद एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करना है मैंने कल की टाइमिंग को लेके, सो ऑनलाइन बच्चे भी कोई लीव नहीं करेगा। और पीएनएल में क्रेडिट साइड लिखेंगे बैड डेट रिकवर्ड। We'll talk about that. First let me finish today's lecture, then we'll talk. बच्चों 10 एडजस्टमेंट समझ आ गई आपको? आज अभी तक हमने 4 कर ली, एक कर ली बैड डेट, दूसरी कर ली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तीसरी कर ली प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, और चौथी कर ली बैड डेट्स रिकवर्ड। इतनी बात समझ में आई बबुआ? हट जाओ, अच्छा हटते हो लो। चलिए बच्चे, आई होप आपको ये 10 एडजस्टमेंट we are sorted with this. Moving to next, 11th एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई जर्नल एंट्री बताएगा इसकी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल जर्नल एंट्री होती है, बिल्कुल सही बताया। देखिए ये बिजनेस है, करेक्ट, ये ओनर है, ये जो पैसा देता है वो कैपिटल है, इस पैसे पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो उसकी बात हम कर रहे हैं, आईओसी इसे कहते हैं, प्यार से कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी। क्या आप अग्री करते हैं इस बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है, बदले में इंटरेस्ट दे रहा है ना, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, तो एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस कहाँ डेबिट होते हैं? एक्सपेंस है तो कहाँ डेबिट होगा? पीएनएल में डेबिट। से यस, यानी एक इम्पैक्ट तो हो गई पीएनएल डेबिट। दूसरी आप एंट्री बता रहे हैं, अभी सौम्या ने एंट्री बताई, परफेक्ट, बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस करेंगे। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीइंग एक्सपेंस इज डेबिटेड टू पीएनएल, और हम क्रेडिट कर रहे हैं कैपिटल को, यानी ऐड टू कैपिटल इन बैलेंस शीट। ए भाई पहले इसने 1 लाख रुपए कैपिटल दिया, उस पे 10% का ब्याज भी जुड़ गया, तो अब इसका 1,10,000 हो गया ना। इस बिजनेस की टोटल लायबिलिटी इस बंदे की तरफ बढ़ गई ना, समझेगी ही, मैंने समझाया। चलो नेक्स्ट, गुड्स गिवन एज सैंपल। अगर आपको बोला है कि गुड्स गिवन एज सैंपल ₹5,000, जर्नल एंट्री बताना बच्चों, एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, परफेक्ट। तो अब आप मुझे बताओ कि इस जर्नल एंट्री
के हिसाब से बताओ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इम्पैक्ट आएगा। एक तो ये एडवर्टाइजमेंट जो डेबिट हुआ ये पीएनएल में डेबिट हो जाएगा बीइंग एक्सपेंस, और हाँ 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 परचेज ट्रेडिंग में माइनस होगा, यानी डिडक्ट फ्रॉम परचेज इन ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ समझ में आया, परचेज में से माइनस होगा। भाई जर्नल एंट्री सब कुछ बता रही है आपको, यहाँ पे परचेज क्रेडिट हो रहा है, मतलब परचेज को माइनस करना है आपने, ट्रेडिंग अकाउंट में माइनस होगा परचेज में से, डिडक्ट फ्रॉम परचेज इन ट्रेडिंग अकाउंट। अगला गुड्स गिवन, यहाँ सैंपल हो गया ना, गुड्स गिवन इन चैरिटी। पहले जर्नल एंट्री बताओ बच्चों, चैरिटी टू परचेज, तो अब मुझे इंपैक्ट बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, पीएनएल डेबिट एंड डिडक्ट फ्रॉम परचेज। गुड्स गिवन फॉर स्टाफ वेलफेयर, बच्चों आ सकता है ना, इसलिए मैं सारा कुछ कवर कर रही हूँ कि जो जो आ सकता है। तो स्टाफ वेलफेयर टू परचेज एंट्री हो गई, हाँ बोलो ना। तो फिर से वही पीएनएल में डेबिट और ट्रेडिंग में माइनस। आते हैं उस मुद्दे पे, वो क्वेश्चन कराऊंगी तब समझाऊंगी। डिडक्ट फ्रॉम परचेज, गुड्स स्टोलन, गुड्स स्टोलन वर्थ ₹10,000, जर्नल एंट्री बताओ, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज, परफेक्ट, पीएनएल में डेबिट और परचेज में से माइनस, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट, पीएनएल डेबिट। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू आंसर। गुड्स बर्न्ट बाय फायर ₹10,000, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 8,000। जर्नल एंट्री बताओ, फिर सब सॉर्ट हो जाएगा। जर्नल एंट्री बोलो, लॉस बाय फायर 2,000, से यस, इंश्योरेंस क्लेम 8,000, टू इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल टू परचेज। अब मुझे बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे लिखो, यानी प्रॉफिट में से माइनस होगा, पीएनएल डेबिट 2,000, ठीक है। करेक्ट, ये जो 8,000 मिलने वाले हैं वो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। देखो बच्चों यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड है, एक बोला है इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम, एक्सेप्टेड मतलब अभी तक पे नहीं किया, मिलना बाकी है, तो हम लिखेंगे एसेट में इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। अगर बोला होता इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम, तो आप कैश या बैंक में प्लस कर देते। समझ में आ रहा है, एक पैसा मिल गया और एक मिलने वाला है में अंतर होता है। यहाँ पे एक्सेप्टेड है यानी पैसा मिलना बाकी है, ये तो वही डिडक्ट फ्रॉम परचेज। ये वाली इंपॉर्टेंट है, लिखो। बच्चों अब ना इसमें सिर्फ दो एडजस्टमेंट रहती हैं, एक रहती है हिडन एडजस्टमेंट्स जिसे हम इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, और एक रहती है मैनेजर कमीशन। दैट टू एडजस्टमेंट्स विल डू व्हेन विल डू द क्वेश्चन। हिडन एडजस्टमेंट्स और मैनेजर के कमीशन को मैं क्वेश्चन के साथ आपको सॉल्व कराऊंगी। फिलहाल के लिए हमारी ये 16 एडजस्टमेंट्स कवर हो गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई। हिडन एडजस्टमेंट जब क्वेश्चन आएगा तभी मैं आपको बता पाऊंगी, और मैनेजर का कमीशन भी, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर द थ्योरी पार्ट ऑफ दिस एडजस्टमेंट्स।
अगली क्लास में मैं एक क्वेश्चन का प्रिंट लेके आऊंगी। वो क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ये सारी एडजस्टमेंट कवर्ड है। वो क्वेश्चन मैंने बनाया, आपकी किसी की कोई बुक में नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें एक में सारी एडजस्टमेंट हो। सो एक क्वेश्चन मैंने ऐसा करवाना है जिसमें ये 16 की 16 एडजस्टमेंट मोस्टली कवर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है, आई एम देयर टू हेल्प। बट ऐसा नहीं है कि मैम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 50 क्वेश्चन कराएगी, एक ऐसा करवाएगी कि वो 50 सॉल्व हो जाए, करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। बट अभी आप जाएंगे नहीं, हमें अगली क्लास का टाइम डिस्कस करना है, आप ये नोट करें। बट दैट्स ऑल फॉर द डे, ओके। आफ्टर क्लास विल डिस्कस।